दोस्तों, सेशन नंबर 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कमिंग अप। तो अभी तक हम लोगों ने जो वादा किया है वो निभा रहे हैं। तुम निभा रहे हो या नहीं निभा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं और मैं पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से सब कुछ पढ़ा रहा हूं। एवरी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा रहा हूं। तुम लोग पढ़ रहे हो कि तुम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हो कि एक दिन यूपीएससी की एग्जाम आएगी और अचानक चमत्कार होगा और हम लोग अचानक रैंक 1 आएंगे, फिर हमारा रॉयल एंट्री होगी। ऐसा नहीं होता। जो समय मिला है, जो वक्त मिला है, उसका भरपूर प्रयोग करो, उसी को यूटिलाइजेशन करो, तभी जिंदगी में कहीं पहुंचोगे। मेक श्योर कि इन वीडियोस को एब्सोल्यूटली ध्यान से ऐसे सोचो, योर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन इट। तब जाके तुम इसको समझ पाओगे और तभी तुम पढ़ पाओगे। हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, या इसी हिसाब से एक सेशन आगे। बट आज हम जो कर रहे हैं दैट इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है वो है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट शुरू ही कर दे, चलो यार स्टार्ट ही कर देते, एक छोटा सा रिकैप ही हो जाए। हाँ, क्या बात करो, और क्या, स्टार्ट करने से पहले रिकैप, क्या बात करो। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। जितनी देर में मैं लिखूंगा तुम भी लिखते जाना, आर्टिकल डैश टू आर्टिकल डैश, सर आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। अगर क्वेश्चन आ गया कि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, जी पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है आर्टिकल, तुम लोग साथ में करना, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, जो कि सिटीजनशिप से डील करता है। और अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो मैं यहां पर मार्क करूंगा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, जो हमने पिछले सेशन में किया था, दैट वाज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। सो हमारे पास 3 पार्ट्स हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आज हम लोग शुरू करेंगे। सो मेक श्योर कि एक एक चीज पता चलते जाए, यही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि तुमको ये टॉपिक्स पता हो जाए। एनीवेज, हमको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। जो लोग मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लेक्स रेक्स जो मेरा कोर्स है जो आने वाला है, वो 3 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। अगर तुम अपनी पॉलिटी की परेशानियां छोड़ देना चाहते हो, माइट एज वेल ज्वाइन दिस ऑन 3 अगस्त। लेक्स रेक्स कोर्स के बारे में मेरे स्टूडेंट्स तुम्हें बताएंगे जो मुझसे पढ़े हुए, कि यार एक बार पॉलिटी गवर्नेंस आई यार मेरी तरह से लेक्स रेक्स कोर्स में। लेक्स रेक्स का मतलब होता है लॉ इज द किंग। अगर तुमने ये पढ़ लिया उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें कोड यूज करना है सिड लाइव, SIDLIVE। उसी तरह से अन अकेडमी ने भी तुम्हारे लिए बड़े सारे ऑफर लाए हुए हैं, लेकिन याद रखना प्राइस हाइक अलर्ट आ गया है, बहुत जल्दी ये प्राइस हाइक हो जाएगा। मेक श्योर कि जो 16,999 मिल रहा है वो 24,999 हो जाएगा, पैसे बचा लो। ऑल यू हैव टू डू इज कि राइट टाइम पे अपनी एग्जाम तैयारी स्टार्ट करो और राइट टाइम पे उसको खत्म कर दो। दिस इज द एंटायर एम ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन। अब तक दिमाग ज्यादा मत लगाओ, जो प्रोफेशनल्स बोल रहे हैं उसको वैसे वैसे करते चले जाओ। यही है इस एग्जाम का सीक्रेट, यही है इस एग्जाम का राज। ठीक है, चलो जी अपना रजिस्टर निकालो। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51, यानी कि पार्ट 4। पार्ट 4 को बोला जाता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। शैडो मी, जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसा तुम बोलो, जैसा मैं लिखता जा रहा हूं वैसा तुम लिखो। दैट्स द ओनली वे। यू हैव टू फॉलो द मास्टर्स, यू हैव टू फॉलो द पीपल हु ऑलरेडी नो द सब्जेक्ट।
धीरे 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 तुम्हें सब खुद आ जाएगा। हम पहला आर्टिकल स्टार्ट करेंगे और याद रखना, जब भी तुम पहली बार इन आर्टिकल्स को देखोगे तुम्हें इतना कठिन लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा। डोंट वरी, यही मेरा काम है, दैट्स माय जॉब, मेरा जॉब है, मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो इंतजार करना, पहले मैं तुम्हें आर्टिकल दिखाऊंगा, आर्टिकल दिखाते तुम्हें ऐसा घबराहट होने लगेगी, फिर तुम्हें मैं सिंप्लीफाई भी कर दूंगा, दैट इज माय जॉब। बहुत सारे लोगों को एतराज होता है जब मैं बोलता हूं बार बार कि ये टफ है, मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। मुझे पता नहीं ईगो क्यों हर्ट हो जाता है, कुछ किया तो है नहीं, फिर ईगो क्यों हर्ट हो जाता है। द सिचुएशन यहां पर यह है कि मेरा काम है तुमको बताना कि यार जब डरावनी चीज आए तो ये एक एजुकेटर की, एक मेंटोर की, एक गुरु की यही जिम्मेदारी होती है कि मैं तुम्हें बताऊं कि बेटा ये टफ है, इसीलिए टफ लग रहा है, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मेरी तारीफ इतनी हो चुकी है कि मेरा पेट भर चुका है, मुझे उसमें नहीं है, मुझे चाहिए तुम्हारा फायदा हो। तुम्हारा फायदा क्या होता है, जब मैं तुम्हें एक आर्टिकल दिखाऊं और तुम इंटिमिडेट हो जाओ, तुम घबरा जाओ, इसीलिए मैं तुमको एक प्री वार्निंग देता हूं, इट्स अ वार्निंग, राइट, दिस इज ट्रिकी यार, अरे बाप रे क्या लिखा हुआ है। तो मैं तुम्हें इसीलिए बोल रहा हूं बेटा ये टफ है, इससे मत घबराओ, अब देखो मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। तो उसमें वो मैं पर कॉन्सेंट्रेट मत करो, वो जो मैं तुम्हारे लिए करके दिखा रहा हूं उसको देखो। सो द आइडिया हियर इज, फर्स्ट रीडिंग को पढ़ते हैं, और पहला रीडिंग इज आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 36 में बोलता है, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द वर्ड स्टेट शैल हैव द सेम मीनिंग एज पार्ट 3। कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा थोड़ी सी कठिन है लेकिन बड़ी लॉजिकल है, थिंक अबाउट इट। पार्ट 3 कहां से स्टार्ट होता है? पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से। पार्ट 4 कहां से स्टार्ट होता है? पार्ट 4 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टार्ट होता है आर्टिकल 36 से। लेकिन व्हाट इज द ब्यूटी हियर, अमेजिंग, क्या शायरी है, क्या बात है, कि पहला आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स का है वो भी डिफाइन कर रहा है द वर्ड स्टेट। तुम्हें याद है? नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देखो। स्टेट का मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स, एनी अदर लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 पढ़ लो, ध्यान से देखना, ठीक है? नहीं तो जस्ट पुल आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and flip to article 12, you will see this the entire thing. So a very interesting talk here is कि जो पहला आर्टिकल पार्ट 3 का है, जो 12 है, वो भी डिफाइन कर रहा है स्टेट। तो जो पहला आर्टिकल पार्ट 4 का है उसने भी डिफाइन करना चाहिए स्टेट, क्योंकि दोनों ही तरफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुखातिब है, यानी कि बात कर रहे हैं, यानी कि एड्रेस कर रहे हैं स्टेट को। तो कितने अच्छी तरह से पता है यार, मजा आ गया। क्या बोल रहे हैं कि वही है, वही मीनिंग है आर्टिकल 36 में, वही मीनिंग है स्टेट का जो आर्टिकल 12 में है। समझ में आया कितना अमेजिंग है? सो आर्टिकल 36 में जो स्टेट का मीनिंग है, इंटरेस्टिंगली वही मीनिंग आर्टिकल 12 का है। यानी कि जो पहला आर्टिकल डीपीएसपी का है भाई, वही पहला आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, दोनों का स्टेट है। तो अगर मैं 36 में स्टेट की डेफिनेशन मांग लू तो क्या मिलेगा? स्टेट में मिलेगा वही, स्टेट इंक्लूड्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स, एनी अदर लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 12 में पढ़ लूं, वही स्टेट है। क्या है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स, एनी अदर लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 36 में वही है, 12 भी वही है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है आर्टिकल 36 में। तो 36 का काम क्या है? 36 का काम है स्टेट को डिफाइन करना, लेकिन वो अलग से वर्ड्स के मेहनत नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि इट इज द सेम मीनिंग एज आर्टिकल 12। तो चलो आंसर दो, बताओ। स्टेट इन आर्टिकल 36 हैज द सेम मीनिंग एज अंडर, जल्दी से, स्टेट इन आर्टिकल 36 हैज द सेम मीनिंग एज अंडर, सर आ गया ना हमको, कितने बार पढ़ाओगे? हमें आ गया आर्टिकल 12।
ये कहां लिखा हुआ है? जो 36 में लिखा हुआ है वही 12 में लिखा हुआ है, और 36 में लिखा हुआ है स्टेट की डेफिनेशन भाई वही है जो कि आर्टिकल 12 में है। चलो जी 36 हो गया। 37 पढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ो यार, कठिन शब्द है, ध्यान से। एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट shall be enforced by not be enforced by any code, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. वैसे तो मैं चाहूंगा कि तुमको आर्टिकल 37 एड वर्बैटम यानी कि वर्ड बाय वर्ड यानी कि शब्द बाय शब्द तुम्हें याद होना चाहिए, बट अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैं तुम्हें पहले बता देता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ गया है। इससे रिलेटेड 3-4 चीजें हैं जिसको मैं सिंप्लीफाई करके तुमको बता देता हूं। सबसे पहला वर्ड जो तुमको यहां पर समझना जरूरी है वो तुमको ये समझना है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, ये वर्ड इज नॉन जस्टिसिएबल। सब वर्ड लिखेंगे, क्या वर्ड लिखेंगे सर? वर्ड लिखेंगे नॉन जस्टिसिएबल। सब लोग ये वर्ड लिखेंगे। सबसे पहले याद रखना डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है ये डायरेक्टली कोर्ट से एनफोर्स नहीं हो सकता। तुम डायरेक्टली अदालत में जाकर ये नहीं बोल सकते माय लॉर्ड ये रहा आर्टिकल 38, प्लीज इसको एनफोर्स करा दो। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होते हैं वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। बट ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 37 में। तो तुम्हें कभी क्वेश्चन आ गया डीपीएसपीस आर नॉन जस्टिसिएबल, बोलना यस। बोलना कौन से आर्टिकल से? बोलना आर्टिकल 37 से। लेकिन जो नेक्स्ट लाइन है वो तुम्हें रट लेनी पड़ेगी। देयर इज नो बेटर वे बट टू रटो। रटो क्या है? दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री and must be followed by the state in making laws. क्या मैंने बोला? फिर से बोलेंगे डीपीएसपी, मेरे साथ रिवाइज करेंगे, आर नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है जी, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। दूसरा लाइन DPSPs are fundamental in the governance of the country. अंग्रेजी भाषी दोस्त कृपा करके इसको एज इट इज याद कर ले। हिंदी भाषी दोस्त कृपा करके इसका हिंदी अनुवाद करके याद कर ले। गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये हो गया 2। तीसरा भी है, डीपीएसपीस आर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। वर्ड बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स वाइल मेकिंग, मेरे साथ बोलो, चिल्लाओ, वाइल मेकिंग, मुझे देखना है, वाइल मेकिंग लॉस। यार इससे एक मेरी बात प्रॉब्लम में आ गई। क्या हो गया? आज की तुमने अटेंडेंस नहीं लगाई क्या? देखते तुम्हारी अटेंडेंस लगी है या नहीं। हमारे 27 सेशंस होने हैं। 27 सेशंस में से ये 5वां सेशन है। अपनी अटेंडेंस लगाओ, अपनी अटेंडेंस लगाओ, लिखो 5 आउट ऑफ 27। तभी तो होगा यार, मैं मेहनत कर रहा हूं। ओके, वो जो तुम में मुझ में करार था, तुम्हें याद है वो कि ना याद हो, ये पॉइंट है ना, करार है ना, ये प्रॉमिस है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 5 आउट ऑफ 27 अटेंडेंस लगाओ। चलो अभी तक तो ये उल्टा चेक भी हो जाएगा कि 15 मिनट हो चुके हैं तो तुमने पढ़ाई स्टार्ट की है कि नहीं। ये तुम्हारी अटेंडेंस कंपलसरी, यहां पर चेक हो गया, सरप्राइज चेक हो गया। सो 5 आउट ऑफ 27, ऑलराइट। ये सारे कीवर्ड्स, डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसिएबल। दूसरा, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और
It is the duty of the state to follow these principles while making laws. चिल्लाओ मेरा बेटा, चिल्लाओ. While making laws, laws बनाते टाइम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना मैंडेटरी है. इट इज इंपॉर्टेंट. इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट. तो डीपीएसपी से एक पॉजिटिव ड्यूटी है ऑन द स्टेट कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करो while making laws. वेरी गुड सर. आगे चलते हैं. अब आगे हम चल रहे हैं. अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है. अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा. अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूं तो उसमें लाइन में दिया हुआ है, ये है 38, फिर है 39, फिर है 40, ऐसे करते 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 51. लेकिन हमने, कीवर्ड हमने, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, हमने, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं, हमने, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई डिवीजन नहीं है, हमने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. वन इज सोशलिस्ट, वन इज गांधीयन, वन इज लिबरल इंटेलेक्चुअल. मैं फिर बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ने यही डिवीजन नहीं किया है भाई, ये हमने किया है. जो पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल. मैं चाहता हूं कि तुम ये नंबर्स याद कर लो. 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 सोशलिस्ट है. 40, 43, 43B, 46, 47, 48 गांधीयन है. 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 लिबरल इंटेलेक्चुअल है. तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा देता हूं. तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो. कई जगह तुम्हें दिखेगा कि एक ही आर्टिकल 2 जगह पे भी है, क्योंकि एक ही आर्टिकल में 2 से ज्यादा तरीके हैं. तो उसमें कुछ प्रिंसिपल हो सकता है गांधीयन हो, कुछ प्रिंसिपल हो सकता है सोशलिस्ट हो, एंड व्हाट नॉट. तो मेक श्योर कि तुम इसको याद कर लो. दैट इज द एंटायर थिंग. तो 3 प्रिंसिपल्स है, लेकिन ये ट्रिक याद रखना. क्या ट्रिक है? कि भाई ये हमने किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुई है. तो स्टार्ट करते हैं. ये क्या है सर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल. ये ट्रू है या फॉल्स है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल है, ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से आंसर दो, तुम्हारे पास 10 सेकेंड है. सर आंसर है ट्रू. और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. सो आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल, जिसका मतलब होता है दे आर नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? सर अभी तो बताया था ये ट्रू है. और ये कहां लिखा हुआ है? सर ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. सो यस, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. और इंपॉर्टेंट बात क्या एक और है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेक दीज प्रिंसिपल्स और यूज दिस प्रिंसिपल्स while making, सब लोग चिल्लाएंगे हाथ उठा के, while making, हाथ उठा के, while making, while making, while making, while making, while making laws, while making laws. ऐसे बनोगे तुम चैंपियन. सो ये है पूरा का पूरा आर्टिकल 37, तुमको याद होना बड़ा जरूरी है. आगे चलेंगे. अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 38. तुम्हें दिख ही रहा होगा इतना वर्डी है. ऑलराइट, फिर भी मैं एक बार पढ़ दूंगा, समझ में तुम्हें मोस्टली आएगा नहीं, पर मैं फिर भी पढ़ देता हूं. आर्टिकल 38, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing and protecting as effectively as possible a social order in which justice, social, economic, political shall inform every sphere of the national life. The state shall in particular
strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate the inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst the individuals but also amongst the groups, people residing in different areas or engaged in डिफिकल्ट लग रहा है बट डोंट वरी। याद रखना 38 सब क्लॉज 2 पहले नहीं था, 38 सब क्लॉज 2 बाद में आया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। मोरारजी देसाई साहब की जब सरकार थी तब ये आया था। 38 सब क्लॉज 1 पहले से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, अगर हम उसका बाकी सारा ग्रामर हटा देंगे तो हमको ये बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या बोला गया। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड को मार्क करो और वो वर्ड है वेलफेयर स्टेट। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं सर? वर्ड यूज कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट। जल्दी से बोलो कौन सा वर्ड सर? वेलफेयर स्टेट। स्टेट का क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 38 क्या बोल रहा है कि स्टेट एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। ठीक है जी, वेलफेयर स्टेट। तो यहां पर क्या हो गया? वेलफेयर स्टेट। हमारा जो मेन फोकस है वो है वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज वेलफेयर स्टेट एक्चुअली ट्रांसलेट टू? सो वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जिसमें है, जल्दी बोलेंगे, एक वेलफेयर स्टेट वो होता है जिसमें जस्टिस होता है, सोशल जस्टिस होता है, इकोनॉमिकल और जस्टिस होता है पॉलिटिकल। जल्दी बोलेंगे व्हाट इज अ वेलफेयर स्टेट? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। अगर मेरी नेशनल लाइफ में, मेरे नेशन के हर इंस्टीट्यूशन में है तो मुबारक को हमारा वेलफेयर स्टेट हो गया। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? तो हमारे यहां पर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इसके बेसिस पर कोई गड़बड़ ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सबको इक्वल पेमेंट हो फॉर इक्वल वर्क, सब जगह सबको रिसोर्सेस मिले, कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, सब लोग पॉलिटिकल यानी कि वोट कर सकें, इलेक्शन लड़ सकें, सब अपना मुद्दा उठा सकें। अगर ये तीनों हो, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो, तो उसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, अगर तुम प्रियम्बल याद करोगे तो तुम्हें यही तीन वर्ड्स फिर दिखेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वेंट रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एंड सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। यहां पे भी वर्ड क्या है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इसीलिए बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो प्रियम्बल का रिफ्लेक्शन है, वो आईना है। वो ही वर्ड्स है बट वो केवल विचार है, ये हम कर रहे हैं। वो विचार था, वो आइडिया था, ये हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए डीपीएसपी को बोला जाता है रिफ्लेक्शंस। प्रियम्बल जो है वो एक ख्याल है, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ख्याल है लेकिन करने वाला कौन है? वो करने वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है, वरना वेलफेयर स्टेट वो होता है जिसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होता है। फिर पूछा जाएगा ये कहां लिखा हुआ है, तो चिल्ला के बोलना आर्टिकल 38 में बोला हुआ है। वेरी गुड, आंसर दो। सो वेलफेयर स्टेट is a social order in which justice, social, economic and dash shall inform all the institutions of national life। जल्दी से आंसर दो, सोचो 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 सोचो। सर ये हमको आता है यार, पीछे पड़ गए हो, ये हमको आता नहीं, अब तो याद हो गया हमको। तो इसका आंसर क्या है सर? इसका आंसर इज पॉलिटिकल। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। याद रखना यही वर्ड्स प्रीएम्बल में भी है, लेकिन हमको ये वर्ड जब दिखेगा वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट जब वर्ड दिखेगा तो हमें आर्टिकल 38 सोचना है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तुम्हें दोनों जगह दिखेगा, लेकिन वेलफेयर स्टेट वर्ड तुम्हें केवल आर्टिकल 38 में दिखेगा। ये भी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है।
DPSP aims to establish a welfare state. Yes or no? True या false? सोच समझ के आंसर दो, ट्रू या फॉल्स। क्या DPSP जो है वो हमें बता रहे हैं? सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेलफेयर स्टेट है, ये हमारा एम है। कौन से आर्टिकल में लिखा है? सर आर्टिकल 38 डन। सबको समझ में आया? तो एक बार रिकैप करेंगे, रिकैप टाइम। पहला पढ़ेंगे 36 का डेफिनेशन। सर 36 स्टेट ही डिफाइन कर रहा है, बोल रहा है कि वही है जो 12 में है। 37 में 3 वर्ड्स यूज किए गए हैं। एक याद करेंगे, नॉन जस्टिसिएबल। दूसरा बोला गया है इट इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और तीसरा क्या बोला गया है? तीसरा बोला है इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स व्हाइल मेकिंग लॉज। 38 में क्या लिखा हुआ है? 38 में लिखा हुआ है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है सर? वेलफेयर स्टेट वो होता है जिसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हर नेशनल लाइफ के कॉन्सेप्ट में आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको यहां तक समझ में आ गया? राइट। बट 38 में एक बार मोरारजी देसाई साहब की भी बात सुन लेते हैं, क्योंकि 38 में उन्होंने एक और लाइन बोली थी। उन्होंने बोला था कि इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देख रहे हो कि नहीं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, कीप रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अलोंग साइड, डीप डाइव इट। ऑलराइट, विल डिसेक्ट इट वन बाय वन, लेकिन तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो यहां पर जो कीवर्ड है ना, जो इंपॉर्टेंट जरूरी बात है वो है कि मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम। किसी भी तरह की इनकम रिलेटेड इनइक्वालिटीज जो है उसको हटाना हमारा कर्तव्य है। वेरी गुड सर। तो यहां पर क्या हो गया? इसका एक और पार्ट हो गया 38 सब क्लॉज 2 में हमारे पास है इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। क्या मैंने बोला? इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज हम हटा देंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 38 के दो पार्ट्स याद रखना। ऊपर लिखा हुआ है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फिर 38 सब क्लॉज 2 में लिखा है कि हम इनइक्वालिटीज हटा देंगे ऑफ दीज। सो हमारे पास 38 में दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक हो गया वेलफेयर स्टेट और एक हो गया इनइक्वालिटीज वाली कहानी। लो जी, सो 39 पढ़ेंगे। ओहो 39। सो 39 फिर से पढ़ना, इतना पढ़ोगे तो तुम बेहोश हो जाओगे। क्यों ना मैं इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दूं। हाँ, इसको मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देता हूं। सो 39 को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको टेबल में डिवाइड कर दिया। सो 39 के 6 सब क्लॉजेस है और ये सब स्मॉल लेटर में लिखना, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है कि हर सिटीजन को इक्वल राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड मिलेगा। अगर आदमी मैन काम करना चाहता है तो मैन काम करे, वुमेन काम करना चाहती है तो वुमेन काम करे, उनको काम मिलेगा। ये है 39 ए। नंबर 39 बी और सी को साथ में मार्क करो कि यार जो भी रिसोर्सेस है, देश के जो रिसोर्सेस है वो किसी एक के पास नहीं चले जाने चाहिए, वो पूरे देश में फैलने चाहिए, हर एक को फायदा होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। राइट, व्हाटएवर। एंड देन यू हैव प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा नहीं हो जाए कि किसी एक के पास हजारों अरबों करोड़ रुपए हो जाए और तुम बाकियों के पास खाने को ना हो। ये कहां लिखा है? ये लिखा है 39 बी में। 39 बी डी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि अगर सेम काम करना है तो मेन और विमेन उनको सेम पेमेंट होनी चाहिए। तो अगर एज अ मैन तुम काम कर रहे हो और तुमने सेम काम किया और तुम्हें 1000 रुपया मिला, तो सेम काम के लिए, सेम दिहाड़ी के लिए तुम्हें तो एक वुमेन को भी सेम ही मिलना चाहिए। ये लिखा है 39 डी में। 39 ई में लिखा है प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड अनसूटेबल वर्क। इसका मतलब यहां पर यह है, तुमने नोटिस किया होगा रिटायरमेंट एज होती है हमारे देश में। क्यों होती है जी? कि सिर्फ इकोनॉमिक कारणों की वजह से, सिर्फ पैसे कमाने के, रोजी रोटी के लिए कोई अपनी उम्र और अपनी हेल्थ के बियॉन्ड काम ना करे। पता चले जी वो मजदूरी के लायक ही नहीं है या वो कोई टफ वर्क के लायक नहीं है, बट वो फिर भी बेचारा मजबूर है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऑल्सो 39 सब क्लॉज एफ बोल रहा है कि बच्चों का जो बचपना है उसमें डिग्निटी होनी चाहिए, उसमें प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसमें अबैंडनमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तभी हेल्दी डेवलप करेंगे। जो आज के बच्चे कल के एडल्ट होंगे, हमारा देश का भविष्य है। ये है हमारे ए बी सी डी ई और एफ, और ये सारे के सारे हमारे सोशलिस्टिक एम्स है। तो मैं इसमें बार बार वर्ड इक्वल इक्वल दिख रहा होगा, इक्वल 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 इक्वल। ये जब इक्वल इक्वल वर्ड आता है तो हमेशा सोशलिज्म की बात हो रही होती है। तो इसको जो मैंने समझा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से फोटोग्राफ खींच लो और इसको साथ में पढ़ना अलोंग साइड द रियल टेक्स्ट। तो रियल टेक्स्ट मिलेगा तो तुमको सेम ही मिलेगा, जो मैंने अभी अभी पढ़ा है वो सेम ही है, राइट। मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, एंड बाय द वे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चंस आते हैं बाद में। हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम आर्टिकल 31 का कैपिटल सी पढ़ेंगे, तुमने याद है, तुम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन हम 31C को जब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 वगैरह वगैरह से पढ़ेंगे तो अब हमें ये डीपीएसपी बहुत काम आएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इसको याद करो, बाद में जब तुम मेरी प्लस क्लास में या स्पेशल क्लास में आओगे मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ये बहुत सारी जजमेंट्स का पार्ट था। तो ए बी सी डी ई और एफ याद हो गया, आंखें बंद करो और याद करो। सो नंबर 1 ए, छोटा ए, बड़ा ए नहीं, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इक्वल राइट्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। नंबर 2, द community resources should be so distributed so as to subserve the common good. Number 3, there should be no concentration of wealth in any particular person or the means of production in any particular person or a community. ये हो गया C, A, B, C. D, equal pay for equal work for every man or woman. E, कि you have to protect workers as well as children from getting into a vocation which is unsuited to his health or his age. E, F, healthy and dignified environment for the growth of children and protect them from material and other kinds of abandonment. उनको अकेला नहीं छोड़ना। ये क्या हो गया 39 सब क्लॉज F। ये छोटा F है, कैपिटल मत लिख देना, कैपिटल लिखते गड़बड़ हो जाएगा। A, B, C, D, E और F। सोच के बताओ, सोच के बताओ, दिमाग लगाओ। इक्वल क्या है और इक्वल क्या है? सर ये है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये क्या है सर? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सेम काम करोगे सेम पेमेंट मिलनी चाहिए। दिस इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। याद रखना, ये जरूरी है। यू शुड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। आगे चलेंगे। अब देखो, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम ए बी सी डी ई एफ जी छोटा लिखोगे मुसीबत ठीक रहेगा, कैपिटल लिखते गड़बड़ हो जाएगा। कैपिटल 39A बाद में आया था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से आया था। कॉन्स्टिट्यूशन का एक राज बताता हूं तुम्हें, जब भी स्मॉल लेटर लिखा हो तो वो सब क्लॉजेस होता है आमतौर पे, लेकिन कैपिटल लेटर लिखा हो, जैसे 21 के आगे कैपिटल ए लिखा है, तो हमेशा समझ लेना कि वो किसी संशोधन से आया है, किसी अमेंडमेंट से आया है, राइट। उसी तरह से 39 कैपिटल ए पहले नहीं था, बाद में आया। कैसे आया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूं। The state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or any other way to ensure that the opportunity for securing justice are not denied to any person because of economic or other disabilities। ये बड़ा ही खतरनाक लाइन है, लेकिन ये बड़ी जरूरी लाइन है। इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी बात की गई है फॉर लीगल जस्टिस। तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई केस हो गया, ओके, और तुम मेरे पास आ गए, फिर तो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, राइट। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो जानते ही नहीं किसी वकील को, या फिर किसी वकील को जानते भी है तो उनके पास पैसा नहीं होता,
तो उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, लीगल जस्टिस नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जा सकता है। कैसे? बाय आर्टिकल 39 कैपिटल ए। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो जानते नहीं है, या उनके पास पैसे ही नहीं है, तो उनके लिए फ्री लीगल एड दिया जाता है। ये कैसे आया? ये आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तुमने वर्ड सुने होंगे कि नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये कहां से आया? आर्टिकल 39 ए से आया। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, ये कहां से आया सर? 39 ए से आया। लोक अदालत 39 ए से आया। कहां से आया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सबको क्लियर हो गया? सो 39 कैपिटल ए को मेंशन करना। सो 39 ये तो हो गया हमारा आंसर। ओके, 39 के आगे मैं अल्फाबेट मांग रहा हूं। कौन सा अल्फाबेट डालोगे तो आएगा प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड? अरे वाह सर, अब अल्फाबेट पे खेलना पड़ेगा। भाई मेरा काम है तुमको चैंपियन बनाना, जिस मर्जी तरीके से लिखो। 39 के आगे कौन सा अल्फाबेट डालोगे? सर 39 के आगे आंसर डालेंगे 39 कैपिटल ए। एक बोनस आंसर होगा। कौन से अमेंडमेंट से आया सर? ये आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 40 स्टार्ट करने से पहले रीकैप का टाइम आ गया है भाई। 36 में क्या लिखा है? 36 में लिखा है स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन में क्या मांगा है? बोला कि सेम है जैसे 12 है। 37 में 3 वर्ड्स यूज किए। नॉन जस्टिसिएबल लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तीसरा लिखा है इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स वाइल मेकिंग लॉस। 38 में 2 कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। एक कंपोनेंट लिखा है वेलफेयर स्टेट का। वेलफेयर स्टेट वो होता है जिसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होता है। और मोरारजी देसाई साहब के बाद एक और चीज डाल दी गई विच वाज कॉल्ड एज इन इक्वालिटीज। 39 में बहुत सारे छोटे छोटे सब क्लॉसेज है, ए बी सी डी ई और एफ। इसमें बोला गया कि सबको मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलेगा। इसमें बोला है कि कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, सबसर्व द कॉमन गुड होगा। डी में लिखा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा। ई में बिल्कुल लिखा है एज और हेल्थ के अनुसार ही काम करना होगा। एफ के अनुसार बच्चों की डिग्निफाइड चाइल्डहुड होना चाहिए और उनका हेल्दी ग्रोथ होना चाहिए। 39 के बाद एक 39 कैपिटल ए भी आया है जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, जिसने बोल रहा है फ्री लीगल एड। बहुत ही बढ़िया। अभी तक हमारे सारे हो गए। आई होप एवरीवन इज विद मी। अभी तक हम लोगों ने 36 से लेकर 39 ए तक चल गए हैं। हमें पहुंचना है 51 तक। हिम्मत बनाए रखना, कॉफी पीते रहो एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग। सो सब लोग घर वालों को बोल दो एक गरम गरम कॉफी पिला दें, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सो 39 कैपिटल ए। अब आएगा आर्टिकल 40, बड़ा ही फेमस आर्टिकल जो कि गांधीवादी विचारधारा से है कि हमें विलेज पंचायत बनाना चाहिए। स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। गांधी जी हमेशा बोलते थे, ग्राम स्वराज की बात की जाती थी कि हम लोगों को एक ग्राम स्वराज बनाना चाहिए। द पावर शुड बी गिवन बैक टू द पीपल। हमारे पास ग्राम पंचायत होने चाहिए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स गांधी जी का ख्याल था। ये हमने आर्टिकल 40 में डाला है। सो ये गांधीयन प्रिंसिपल है और ये ही सिंपल है दैट यू आर। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ये कभी भी याद करने की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें एग्जैक्ट पढ़ना है तो तुम एग्जैक्ट पढ़ सकते हो। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। कीवर्ड क्या याद रखोगे? ऑर्गेनाइज। इनको पावर देने की बात हो रही थी। पंचायत तो ऐसा सुनने में आता है कि रामायण के समय भी था, महाभारत के समय भी था, बुद्धिज्म में भी कुछ तरह के पंचायत होते थे, लेकिन उसको फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने का जो सपना है वो आर्टिकल 40 है। सो आर्टिकल 40 इज नॉट इन्वेंटिंग पंचायत। आर्टिकल 40 इज, बोलो बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अरे हम आपको कैसे सुनाई देगा? अच्छा चलो मैं बोल देता हूं, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत।
and so that they can function as units of self government. So ये है आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी गुड. तो यहां तक हमारा हो गया 39 और 40. 41 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. मैं चाहता हूं 3 वर्ड्स याद रखेंगे और मेरे साथ रिवाइज करेंगे. पहला वर्ड इज वर्क. क्या प्रॉमिस है? वादा क्या है? वादा है वर्क. दूसरा वादा क्या है? दूसरा वादा है एजुकेशन. तीसरा वादा क्या है? तीसरा वादा है पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस. बोलो ये 3 वर्ड्स. सब लोग मेरे साथ रिवाइज करेंगे. ओके. वर्क, पब्लिक असिस्टेंस एंड इन सर्टन केसेस. 3 वर्ड्स के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल जमा हुआ है. क्या क्या वर्ड्स है? वर्ड्स है वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस. तो हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है. हम लोगों को क्या करना है कि वर्क भी देंगी सरकार, स्टेट देगी, एजुकेशन भी देगी, पब्लिक असिस्टेंस भी देगी. कौन से सर्टन केसेस में? अगर ओल्ड एज हो जाए, अगर कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए या फिर डेथ ही हो जाए. तो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं मनरेगा या एनरेगा, ये कहां से आया? सर 41 से आया. ईएसआई स्कीम कहां से आया? सर 41 से आया. अटल पेंशन योजना कहां से आ रही है? सर 41 से आ रही है. क्यों आ रही है? क्योंकि वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस. सो 41 हमारे वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस से डील कर रहा है. तो आर्टिकल 41 क्या है? जल्दी से सोच समझ के. कीप एन आई ऑन द वर्ड. सारा खेल कीवर्ड्स का है. सारा खेल कीवर्ड्स का है. 41 प्रोमिसेस राइट टू. 41 प्रोमिसेस राइट टू. सर राइट टू वर्क, right to education and public assistance in certain cases. लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं. कहां चला गया? अब इसको ध्यान से देखना. ठीक है. यहां पर जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा समय नहीं दिया होता उनकी भी गलती नहीं, उनको आएगा कैसे. यहां ध्यान देखना. यहां क्या लिखा है? स्टेट विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी. यहां पे क्या लिखा है? विद इन लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी. मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि सर सरकार हमें ना 2 लाख रुपया महीना पेंशन दी जाए, या फिर मनरेगा में हमें एक दिन की दिहाड़ी 10,000 दी जाए. ये नहीं हो सकता. ओके. तुम ये नहीं बोल सकते सर स्विट्जरलैंड में तो स्टेट जो है वो लाखों रुपए की पेंशन देती है, वहां पर तो वो पूरा ख्याल रख लेती है, अनएम्प्लॉयमेंट में तुम आराम से जिंदगी काट लेते हो. नहीं कर सकते. होता होगा. लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में है 41 क्लियरली मेंशन्ड है विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी. हमारे देश के जो हालात है, जो हमारे देश के पैसे की ताकत है, उसके अनुसार तुम्हें मिलेगा द वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस. द डेविल लाइज इन द डिटेल. कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब ने लिखा है. वर्ल्ड के सबसे बड़े जीनियस थे. एक एक वर्ड सोच समझ के लिखा गया है. सो ध्यान से एक एक वर्ड को पकड़ो और फिर आंसर देना. सो यहां पर है लिमिट है. यहां पर क्या लिखा हुआ है? विद इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी. ये बहुत जरूरी पॉइंट है. 41 का सारा क्रक्स ही इसी पॉइंट पर है. विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी. इसको मार्क करो. और कौन सा, अगर तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके साथ भी लिखो. तो यहां पर भी लिखा होगा. ये भाई मैंने तो फिल इन द ब्लैंक लिखा है. तो लेकिन 41 प्रोमिसेस राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए? विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी.
ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। 42 पे चलते हैं, चलो 41 हो गया, 42 पे आते हैं। 42 पे कीवर्ड्स पकड़ेंगे। 42 में क्या है, यहां पे वर्ड पकड़ेंगे, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। क्या वर्ड लिखा है, जस्ट। कीवर्ड पकड़ो, मेरे इंग्लिश भाषी मित्र पढ़ेंगे इंग्लिश में, और हिंदी वाले हिंदी में सेम चीज का अनुवाद करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में भी अवेलेबल है, तो तुम जाकर उसको देख सकते हो। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। वर्ड क्या है, मतलब क्या सर, यार मैं ना काम कर रहा हूं, अच्छा, लेकिन मुझे पानी नहीं मिल रहा। क्या बात कर रहे हो, खाने का टाइम नहीं, ब्रेक नहीं, छुट्टी नहीं, ये क्या है सर, ना ये जस्ट है ना ये ह्यूमेन है। इसका मतलब है क्या वायोलेट हो रहा है, 42 वायोलेट हो रहा है। किसको कंप्लेंट करूं, लेबर कमिश्नर को कंप्लेंट करो। लेबर कमिश्नर आएगा, हालात देखेगा जगह की। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। अलोंग विद दैट एक और वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैटरनिटी रिलीफ। हमारे देश की महिलाएं अगर उस समय पर जब वो काम कर रही हैं, शी इज प्रेग्नेंट, शी इज गोइंग द फैमिली वे, तो थोड़ी ना आप उनको जबरदस्ती काम करा सकते हो, नो। उनको मैटरनिटी रिलीफ, उनको छुट्टियां होनी चाहिए। और अब तो मैटरनिटी रिलीफ काफी लंबी एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे का भी ध्यान रख सकती है। सो ये कहां से आ रहा है सर, ये आ रहा है 42 से। 42 के कीवर्ड्स क्या हो गए, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, और एक और वर्ड तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो याद रखना, मैटरनिटी रिलीफ। ये कहां से आ रहा है सर, ये भी आ रहा है 42 से। आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। पूरा 42 याद हो गया तुम्हें, यार कमाल हो गया तुम लोग। कौन सा सर, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क है। एंड क्या है सर, इट प्रोवाइड्स, जल्दी से आंसर देंगे, इट प्रोवाइड्स मैटरनिटी रिलीफ। इट प्रोवाइड्स मैटरनिटी रिलीफ। सो हमारे पास हो गया जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 सर, यहां ये फिर बहुत ही ज्यादा हैवी ड्यूटी लग रहा है, चिंता मत करो। living wage etc for workers, the state shall endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers agricultural industrial etc। अरे यार वर्ड क्या लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है लिविंग वेज। क्या वर्ड यूज किया हुआ है, लिविंग वेज। सर ये लिविंग वेज क्या होता है, सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही आवश्यक है। लिविंग वेज अलग होता है और मिनिमम वेज अलग होता है। क्या वर्ड अलग मैंने बोला सर, लिविंग वेज अलग होता है और मिनिमम वेज अलग होता है। लिविंग वेज, वेज का मतलब फॉर दोज ऑफ यू जिनकी इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, घबराना नहीं, मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके इसको बता देता हूं। जो लिविंग वेज होता है, वेज का मतलब होता है सैलरी देना, राइट, जो भी तुम्हारा भत्ता है वो देना होता है। अब लिविंग वेज और मिनिमम वेज में फर्क क्या है, मिनिमम वेज वो न्यूनतम सैलरी है जो देना मैंडेटरी है। अगर मैंने तुम्हें मिनिमम वेज नहीं दिया, सो आई डोंट गिव यू मिनिमम वेज, आई डोंट गिव यू मिनिमम वेज, तो भाई मैं मालूम है क्या कर रहा हूं, मैं आर्टिकल 23 को वायोलेट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है, मैंने तुम्हें बना दिया है बेगार का विक्टिम। मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है, फोर्स्ड लेबर। बात समझ में आ रहा है, सो इसको मिक्स नहीं करना है, ये दो अलग अलग शब्द है। तो मिनिमम वेज जो है वो अगर नहीं दूं, यानी कि मैं 0 दे दूं या कम, मिनिमम वेज से भी नीचे, मिनिमम वेज डिसाइड होता है, मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1946 है, और पे कमीशन और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये आपको बहुत बार आपको नोटिस दिखाई देगा कि यार ये मिनिमम वेज के नीचे नहीं दे सकते। अगर वो दे दिया तो आर्टिकल 23 वायोलेट हो जाएगा। नाउ प्लीज पे क्लोज अटेंशन टू दिस। लेकिन लिविंग वेज क्या होता है, तुमने ये बात अपने दादाजी से या पापा जी से बड़ी सुनी होगी। दादाजी या पापा जी क्या बोलते हैं, हाँ हमारे जमाने में
जो सोना था वो है ना 10 रुपए तोला मिलता था। 10 रुपए तोला, हाँ। अब तो यार 1.5 लाख के आसपास हो गया तोला। 10 ग्राम सोना अगर आज खरीदने जाओ तो 1.5 लाख है। एक जमाने में 10 रुपए मिलता था। तो फिर आप उनके मन में ना, हम मजाक में कई बार बोलते हैं, दादाजी 10 रुपया तोला था ही तो ले लेते 100-150 किलो, ओके, आज हमारा भी भला होता। तो दादाजी फिर क्या बोलते हैं? दादाजी तब बोलते हैं, बेटा तब 10 रुपए की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। तब 50 रुपया तो कुल मिला के सैलरी होती थी। मेरी बात समझ में आई? तो मैंने बोला अब लेकिन 10 रुपए की उतनी वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार वो वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो आज अगर मैं अपने दादाजी की तरह किसी को उस टाइम पर के कंपैरिजन में 500 रुपया या 200 रुपया या 300 रुपया सैलरी दे दूं, वो तो भूखों मर जाएगा। ओहो, तो उसको मतलब वैसे ही नहीं। मैंने उसको मिनिमम वेज से थोड़ा सा ऊपर दे दिया, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से उसको रीजनेबल इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ नहीं मिला। तो तुमने अभी अभी सुना होगा 8th पे कमीशन आया है। तो 8th पे कमीशन तुम्हारी सैलरी बढ़ाएगा, सरकारी जितने भी ऑफिसर्स है, जितने भी मुलाजिम है, उनको बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि महंगाई हो गई है ना। तो फिर हमको उनको क्या देना पड़ेगा? लिविंग वेजेस। सो लिविंग वेजेस आर दैट अमाउंट ऑफ मनी, इज दैट अमाउंट ऑफ मनी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार वो बढ़ती चली जाएगी, ताकि तुम एक रीजनेबली डिसेंट इंजॉयमेंट वाली लाइफ जी सको। रीजनेबली, ओके, ये मत सोच लेना कि मैं ना जाकर लिविंग वेज के बेसिस पे जाके रोल्स रॉयस खरीदूंगा। नो, द आइडिया हियर इज लिविंग वेज। वर्ड क्या यहां लिखा है? लिविंग वेज। यहां पर कंडीशंस ऑफ वर्क इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। अलोंग विद दैट, आर्टिकल 43 मुझे एक और वादा करता है। आर्टिकल 43 मुझे यह भी वादा करता है कि तुम्हें छुट्टियां भी मिलेगी। सरकार तुम्हें छुट्टियां भी देगी, एज इन हफ्ते में एक बार छुट्टियां होगी, एक प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क होगा। और ऑल्सो दिवाली आया, दशहरा आया, ईद आया, क्रिसमस आया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो रेड लेटर डेज है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, वो भी मैं इंजॉय कर सकता हूं। आफ्टर ऑल मैं इंसान हूं। अलॉन्ग विद दैट, एक चीज जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं आर्टिकल 43 में, वो इसलिए होता है बिकॉज वो ना पढ़ते नहीं है ठीक से और उनको कोई पढ़ाता नहीं है, कि इसमें एक और वादा किया है कि तुम्हारे लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाने में और प्रमोट करने में भी सरकार मदद करेगी। कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कि जो विलेजेस में आप अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल सकते हो, ये सब भी 43 में से आया है। सो 43 में से बहुत सारे वर्ड्स आ गए यार। 43 तो काफी रिच हो गया। 43 में वर्ड क्या क्या आ गए सर? 43 में वर्ड आ गए लिविंग वेजेस, ये भी सर हमारा हो गया। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये भी आ गया। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय एंड हैव लेजर ऑल्सो, हमें रेस्ट भी मिल सकता है, ये भी जरूरी है, हमारी छुट्टियां भी आएगी। ऑल्सो हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए भी 43 बोल रहा है। तो कितना सारी चीजें 41, 42, 43 में आ गया है। मुझे ऐसे उम्मीद है कि तुमको ये सारे के सारे समझ में आ रहे हैं। यार एक बार रिकैप करने का टाइम आ गया है, फिर से करेंगे सर। पहले देखेंगे 36 में 12 वाली डेफिनेशन है, स्टेट की है। 37 है, 37 नॉन जस्टिसिएबल है। हाँ सर, ये नॉन जस्टिसिएबल है। अलॉन्ग विद दैट हमें लिखा है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इन मेकिंग, जोर से बोलो, लॉस। वेरी गुड। 38 में क्या बोला है सर? दो पार्ट्स है। एक पार्ट है वेलफेयर स्टेट का, जिसमें है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और मोरारजी देसाई साहब ने इनइक्वालिटीज की बात की थी, उसको भी मिनिमाइज करना है। फिर 39 में ए बी सी डी ई और एफ है। ए में है कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइवलीहुड की। बी और सी में लिखा है कि पहला है सबसर्व द कॉमन गुड, सारे रिसोर्सेज ठीक से बांटो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, एज और हेल्थ के अनुसार ही काम मिले, और बच्चों को संभाल के रखो। ये मैं सारे क्लू में दे रहा हूं तुमको, ताकि तुमको याद रहे। फिर आया सर 39A, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। इसमें मिला सर फ्री
लीगल एड। फिर आया सर 40 ओरिजिनल था, गांधीयन प्रिंसिपल से, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। 41 में सर 3 वर्ड्स है, वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। बट सर इसमें स्टेट के पैसे देख लेना, लिमिट्स ऑफ देयर मनी होना चाहिए। 42 में है सर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, और साथ में है सर मैटरनिटी रिलीफ। और सर 43 में एक बड़ा सुंदर सा वर्ड आया है, वो वर्ड इज लिविंग वेजेस। अलोंग विद दैट उसमें बोला है कि तुम डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ काटो, थोड़ा लेजर भी लो, और कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बनाएंगे। मुबारक हो मेरा बच्चा, तुम पहुंच गए हो 43 पर। सो 36 से 51 की कहानी में एक्चुअली तुम हाफ वे मार्क पर आ गए हो। तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है, मजा आ रहा है, तो कमेंट में लिखो यस सर मजा आ रहा है। सब्जेक्ट समझ जाओगे तो बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा। मेक श्योर दैट यू डू दिस। सो 36 से लेकर 43 तक की कहानी हमारी हो गई है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। तो यहां पर सिंपल वर्ड्स में लिखो, यहां पर है लिविंग वेज, डिसेंट वर्किंग कंडीशंस, लेजर, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग मिस कर देते हैं कि रूरल कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है आर्टिकल 43 से। यहां तक सबको क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। सो 43 हो गया है, राइट, एंड लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट वन। सर ये क्या आ गया? 43 ऐसे नहीं हुआ कि 43 पे बात रुक गई। मैंने तुम्हें कब भी बोला था, जब भी आगे कैपिटल लेटर्स लग जाएगा तो यू विल हैव टू पे अटेंशन टू कि कोई ना कोई अमेंडमेंट आया होगा। 43 के आगे जो अमेंडमेंट से आया वो आया 43A। 43A में आया कि हम लोग मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, क्या बोला हमने सर? हमने बोला मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को शामिल जरूर करेंगे। देखो पहले क्या होता था, ये तुमने बहुत पुरानी हिंदी पिक्चर्स में बहुत देखा है, ये नो पहले जो जो फैक्ट्री का मालिक था वो प्रैक्टिकली तानाशाह हुआ करता था। जो उसको दिल किया उसने, जब तक प्रॉफिट कमाया कमाया। पहले उसने एक बहुत दूर दराज एक फैक्ट्री खोली, फिर लोग अपना घर बाहर छोड़कर फैक्ट्री में चले गए। फिर फैक्ट्री में गए, वहां पर काम करने लग गए, पहले तो बहुत प्रॉफिट आया। फिर वर्कर लोग बोले कि यार हम तो अब यहाँ शिफ्ट ही हो गए, तो क्यों ना हम अपना यहाँ पर एक घर बना लेते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे काम बढ़ा देते हैं, अब तो यहीं रहना है। लेकिन जो फैक्ट्री का ओनर था, वो जो लाला जी थे, वो है ना बड़े तानाशाह टाइप निकले। उनको एक दिन मौका मिला कि यार यहाँ तो प्रॉफिट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, चलो बेच खाते। तो उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी। तो वर्कर लोगों की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी, बड़ी लेजिटिमेट डिमांड थी, यार तुमने हमसे नहीं पूछा फैक्ट्री बंद करते हुए, क्यों? सिर्फ फैक्ट्री तुम्हारी है, हमने भी तो तुम्हारे भरोसे पर यहाँ पर घर बना दिया, हमने बच्चों को स्कूल में डाल दिया, हमने भी तो लोन लिया था, हम अपना पुराना गांव छोड़कर यहाँ पर आ गए थे, तो हमें भी पूछा जाए। ऑल्सो कुछ कंडीशन चेंज करनी है, कुछ प्रोडक्ट्स चेंज करने हैं, कुछ सामान चेंज करना है, यार हम है इस इंडस्ट्री के पार्ट या नहीं है? इस बेसिस पर ट्रेड यूनियंस की डिमांड होने लग गई कि हमारी भी सुनो। ओके, हम मेहनतकश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। पुरानी पिक्चर्स देखोगे ना तुम, तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे मूवीज में दिखेंगे, दिलीप कुमार और वो सारे मनोज कुमार, वो सारे टाइप के जब मूवीज आई थी जिसमें ट्रेड यूनियन, मजदूर एकता जिंदाबाद, वो लाइन बड़ी थी। लेकिन उसको लॉ के अंतर्गत, लॉ में उसकी इतनी जान पहचान नहीं थी, एज एन उनकी इतनी वैल्यू नहीं दी गई थी, उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। वो मिली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, जब 43A डाला गया और बोला कि हम लॉ पास करेंगे जिससे कि वर्कर्स को भी मैनेजमेंट में बोलने का अधिकार मिला। सो इसी से ट्रेड यूनियंस वगैरह को लीगल सैंक्शन मिल गया। पहले भी होती थी, लेकिन पहले ट्रेड यूनियंस का मतलब ना अनऑर्गेनाइज्ड होता था, इनफॉर्मल होता था, लड़ाई झगड़े ही चलते रहते थे। लेकिन ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये सब लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिला वो 43A से मिला। सो 43A कौन से अमेंडमेंट से आया सर? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल
मैंने तो बताया ही नहीं, जल्दी से आंसर बताओ। 43A 43A ट्रिकी क्वेश्चन। कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है सर, एट्रोशियसली सिंपल क्वेश्चन है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अगर तुम मेरे साथ हो, इफ यू बीन फॉलोइंग दिस, तो अब तक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 2 आर्टिकल्स, बड़े आर्टिकल्स डाल दिए। एक अभी अभी हमने जो किया है 43A, और इनफैक्ट उससे पहले अगर तुम्हें याद है तो आर्टिकल 39A। इनफैक्ट जो थोड़े बहुत क्लॉजेस डाले गए थे 39F में भी चेंजेस इसी अमेंडमेंट से किया गया था। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मालूम है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो ये इन अमेंडमेंट्स को लेकर आया। अब 43B भी याद कर लो। लो जी, पहली बार बी आ रहा है। ये आया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से 43B आया, जिसमें बोला कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी बहुत थी पूरे देश में। ओके, तो जो सहकारी थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिलना है, बिल्कुल मिलना है। कहां से मिलेगा सर? 43B से मिलेगा। सो 43B ने लाया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और उनको बोला तुम ऑटोनॉमसली डेमोक्रेटिकली मैनेज करो, प्रोफेशनली रन करो, और वो बना 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। जब तुम मेरी प्लस क्लासेस में आओगे या जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, तो मैं उनको पढ़ाता हूं ये वाली बातें कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 एक्चुअली अभी बीच में भी आया था, राइट, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी पे डिस्कशन है, लेकिन अभी आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू एनी फर्दर, राइट। सो मेक श्योर कि तुम इसको ध्यान से ध्यान रखो, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो एक बार रिवाइज कर लें यहां पर, इफ यू डोंट माइंड, राइट। तो यहां पर कर लेते हैं 43A और यहां पर याद रख लेते हैं 43B। 43A को 43B से मत मिक्स कर देना। यहां पर ट्रेड यूनियंस याद रख लेना और यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज याद रख लेना। ये याद रख लेना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से, और ये याद रख लेना 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से। भूल गए तो बहुत भारी पड़ेगा। मेक श्योर कि ये एज इट इज तुमको याद हो जाए। तो 43A 43B ट्रेड यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लो सर, आप तो पीछे ही पड़ गए हो, टॉपर ही बना के छोड़ोगे। 43B कौन सी अमेंडमेंट से आया? जल्दी से आंसर दो। 43B सर, हम बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे सर। सर ये है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। 43B है। अगर मैं 43A बोल दूं तो जल्दी से आंसर दो सर। 43A है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। डोंट मिक्स अप। ऑलराइट, तो हमारे पास हो गए, अब हम पहुंच गए 43B तक। ओहो, ये वो आर्टिकल है जिसको पढ़ने में मुश्किल नहीं होता, जिसको समझने में मुश्किल होगा और बाद में इसको इंप्लीमेंट करने में पसीने छूट जाएंगे। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। द स्टेट शैल एंडीवर फॉर ऑल सिटीजन्स टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत ही खतरनाक पॉइंट है और ये 44 है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता देता हूं, एक तरीका बता देता हूं। कभी कभी पूछ लेते हैं, आजकल बहुत पूछते हैं, तो तुम्हें कैसे याद रहेगा 44 इज यूनिफॉर्म? तो ऐसे याद रखना, 4 and 4 दोनों जगह सेम है। सेम है यानी कि यूनिफॉर्म है, तो सेम है तो यूनिफॉर्म है, तो याद रख लेना यूनिफॉर्म सिविल कोड है। याद रहेगा 44, 4 and 4 सेम होता है, यूनिफॉर्म है, तो इसको याद रख लेना यूनिफॉर्म सिविल कोड। वेरी गुड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे लॉ। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। लॉ जो होता है वो ब्रॉडली 2 टाइप्स का होता है। एक टाइप के लॉज में आते हैं क्रिमिनल लॉ, एक टाइप में लॉ में आते हैं सिविल लॉ। आमतौर पे ये जितने भी लॉज है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इनका ना रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता। आमतौर पे ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं।
तो अगर मैं हिंदू हूं और मैं मर्डर करूंगा तो मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। ओके, मुस्लिम होता तो भी चढ़ा देते, सिख होता, बुद्धिस्ट होता, जैन होता, क्रिश्चियन होता, पारसी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉज है। लेकिन देयर इज अ सेट ऑफ लॉज जिनको बोलते हैं पर्सनल लॉज। जिनको क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज वो होते हैं जो लेट्स से मैरिज से डील करते हैं, शादी से डील करते हैं, एडॉप्शन से डील करते हैं, मैरिज, एडॉप्शन, गोद लेना, ओके, मेंटेनेंस, सक्सेशन। सक्सेशन मतलब कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद किसके पास जाएगी, इनहेरिटेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी के सारी पर्सनल लॉज है। अब इंटरेस्टिंगली हमारे देश में जो पर्सनल लॉज है उनके पीछे रिलीजन अच्छे से बैठा हुआ है, क्योंकि हम लोग अलग अलग तरीके से इनको फॉलो करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो सपोज एक हिंदू मैन है और वो हिंदू वुमेन से शादी करता है, तो उसके लिए जो लॉ है वो है हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं एक मुस्लिम मैन के बारे में बात करूं तो मुस्लिम मैन के लिए ऐसे नहीं होगा। उसके लिए अगर मुस्लिम मैन मुस्लिम वुमेन से शादी करता है तो उसके लिए हो जाएगा मुस्लिम मैरिज एक्ट, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ शरीयत एप्लीकेशन 1937। तो ये क्या हो रहा है यार? सर यहां तो रिलीजन की बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसी तरह से हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट एंड सो ऑन, स्पेशल पारसी मैरिज एक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे देश में पर्सनल लॉस रिलीजन के ऊपर है। नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिविल वर्ड से कंफ्यूज मत होना। हम चाहते हैं कि सारे पर्सनल लॉस, कौन से लॉस? पर्सनल लॉस। कौन से लॉस? पर्सनल लॉस। सारे देश में एक ही सेट ऑफ पर्सनल लॉस हो जाए। तो वो जो इरादा है, वो जो फाइनल एम है, वो है टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गोवा में बहुत समय से पोर्तुगीज सिविल कोड को अप्लाई करके उन्होंने एक सो कॉल्ड यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ बनाया हुआ है। 2024 में उत्तराखंड ने बना दिया, अभी मध्य प्रदेश, गुजरात एटसेट्रा लॉज बन रहे हैं। लेकिन पॉइंट कुछ और है। पॉइंट है ये थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया बनना है। ये कहां बनना है? ये थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया बनना है। तो इसको मैं फिर तुम्हें बाद में बताऊंगा कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। बट फॉर नाउ तुम्हें आर्टिकल 44 याद रखना है। ये अभी तक अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सोचा यह गया था कि ये एक दिन बन जाएगा। तो कोशिश देखो, प्लीज अंडरस्टैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 1950 में लिखे गए थे। लेकिन जब वो लिखे गए थे तो ये सोच के लिखे गए थे कि एक दिन ये सपने पूरे होंगे। उस टाइम पर मुमकिन नहीं था, 1950 में मुमकिन नहीं था, क्योंकि पार्टीशन हुआ था, इतना वॉलेटाइल एनवायरनमेंट था, रिलीजियस लाइंस पर कहीं कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड से और दंगे ना भड़क जाए और कोई सेपरेटिज्म ना आ जाए। इसीलिए उस टाइम पर इस बात को छोड़ दिया गया था एंड वाज लेफ्ट फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट्स टू हैंडल इफ एट ऑल पॉसिबल। बट दिस टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन बिकॉज सब लोग सेम पेज पर नहीं है, बिकॉज इट इज अ वॉलेटाइल सिचुएशन। सो छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी तक भी ये पूरी तरह से नहीं हुआ है, इसीलिए इसको अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। चलो जी, नो प्रॉब्लम, आगे चलेंगे। ये क्या है? ट्रू या फॉल्स? फंडामेंटल राइट्स प्रॉमिस that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. ये ट्रू है या फॉल्स है? कैसी बातें कर रहे हो यार? ये एकदम फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है? नहीं, ये डीपीएसपी है। ओके, ये डीपीएसपी है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है।
गलती से बातों में मत आ जाना। 44 प्रोमिसेस कि एक दिन स्टेट ऐसा जरूर कोशिश करेगा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू हो जाए। डोंट गेट मिक्स्ड अप। 45 क्या बोल रहा है ना, प्लीज अंडरस्टैंड 45। पहले मैं तुम्हें आराम से इसको पढ़ा के बताता हूं। 45 वादा कर रहा था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। सर आपके शब्दों में कुछ गड़बड़ है। मेरे शब्दों में क्या गड़बड़ है? मेरे शब्दों में यह गड़बड़ है कि मैंने एक वर्ड यूज किया था। इट यूज टू 45 जब ओरिजिनली लिखा गया था तो उसमें लिखा गया था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल तक के बच्चों को 0 से 14 यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए। और कमाल की बात यह है कि इसमें बाबा साहेब ने स्टेट के ऊपर एक टाइम बाउंड फैक्टर भी डाल दिया था कि 10 साल में कर देना, यानी कि 1960 तक ये हो जाना चाहिए किसी भी हाल में। वेरी गुड। लेकिन ये था पे क्यों बोल रहे हो? था इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज 45 को चेंज कर दिया गया। 45 को चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज कर दिया गया? क्योंकि ये वाली जो स्पिरिट है इसको तो हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आर्टिकल 21A बना दिया है। इसको तो हमने फंडामेंटल राइट बना दिया है। तो ये तो काम हो गया ना हमारा। तो 45 का क्या करो? 45 को हमने चेंज कर दिया है। 45 को हमने चेंज कर दिया है। अब इंस्टेड ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन और ये सब कुछ वहां पर लिखा गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 इयर्स। समझने वाली बात है बेटा, ये जीनियस लेवल सवाल है। 45 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से पहले कुछ और था। 45 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद कुछ और हो गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले 45 क्या था? 45 था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स। कहां लिखा हुआ सर ऐसा? कैसी बातें कर रहे हो, तुमने देखा नहीं? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 इयर्स। ये कब का लिखा था? ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से पहले लिखा हुआ है। वेरी गुड। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 किया गया। 45 की पूरी स्पिरिट को बदल के 21A में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि वो जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाला पार्ट था वो फंडामेंटल राइट हो गया, मौलिक अधिकार बन गया। वेरी गुड। अब हमने एक नया वर्ड यूज किया। हमने इसको 86 है, हमने 45 को हटाया नहीं है मेरा बच्चा, हमने 45 को मॉडिफाई कर दिया। और मॉडिफाई कर दिया और हमने इसको लिख दिया अर्ली चाइल्डहुड केयर। क्या वर्ड यूज किया? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 इयर्स। अरे वाह, समझो 45 बदल गया है। पहले था कुछ और, अब हो कुछ और गया है। सो 45 हैज चेंज। ना वो हटा है, ना वो डिलीट हुआ है, ना वो ट्रांसफर हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो सिर्फ चेंज हो गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 46। 46 में वर्ड देखो, यहां लिखा है स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड इन पर्टिकुलर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? वर्ड यूज कर रहे हैं स्पेशल। आप स्पेशल केयर कर सकते हो, स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो। किसके लिए? वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल, also scheduled caste and scheduled tribes.
सर आप कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक पॉलिसी है जो हमारे स्टेट को करनी जरूरी है, उस पॉलिसी को बोलते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी कहां से आ रही है? रिजर्वेशन पॉलिसी अलोंग विथ फंडामेंटल राइट जो 15 सब क्लॉज 4, 16 सब क्लॉज 4 वगैरह से आ रही है। इट इज ऑल्सो इमर्जिंग फ्रॉम आर्टिकल 46। यहां पे क्या लिखा है? प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शंस एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल जस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसीलिए स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं जिससे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनटचेबिलिटी, वीकर सेक्शन सबको प्रोटेक्ट किया जाए। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल 46 अलाउस और प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यह आंसर ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से आंसर दो। सब बच्चों जैसी बातें करते हो, हमें नहीं आया क्या? 100% ट्रू है, क्योंकि वर्ड यूज किया जा रहा है स्पेशल प्रोविजन। तो स्पेशल प्रोविजंस यूज किया जा सकता है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सर ये क्या है? ये तो बहुत सिंपल है। 47 को दो पार्ट्स में ध्यान देना। पहला पार्ट देखना, यहां लिखा है रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरा पार्ट ये लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। पहला क्या है? पहला है रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड दिस। तो मिड डे मील प्रोग्राम कहां से आ रहा है? सर मिड डे मील प्रोग्राम आ रहा है फ्रॉम आर्टिकल 47। और उसी तरह से हमारे यहां ऐसे लॉज बनते हैं जैसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस प्रोहिबिशन एक्ट, NDPS एक्ट। बहुत बीच में एक जाने माने कलाकार के जाने माने पुत्र इस एक्ट में फंस गए थे। वो एक्ट क्यों बना है? सर ड्रग्स जो है उसको बैन किया जा सकता है, उसको पनिशेबल बनाया जा सकता है। वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है आर्टिकल 47 में से। एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस सरकार जब चाहे ये बैन कर सकते हैं। बिहार में इसीलिए प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल है। गुजरात में ड्राई स्टेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? वो कहां से निकला? सर वो निकला 47 में से। तो 47 में क्या लिखोगे? स्टेट शैल इंप्रूव न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग and endeavor to prohibit intoxicating drinks and harmful drugs except for medicinal purposes। कुछ ऐसे ड्रग्स बोले जाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बोले जाते हैं जो दवाइयों में यूज करे, वो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज इट इज एब्सोल्यूटली पॉसिबल कि स्टेट उनको बैन कर दे और पनिशेबल ऑफेंस बना दे। लेट्स लुक एट आर्टिकल 48 नाउ। 48 में वर्ड यूज करा है, इसमें भी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इज एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करो ऑन साइंटिफिक लाइंस, और दूसरा कि काउ स्लॉटर को बैन किया जा सकता है। सो देयर आर टू पार्ट्स, इसके भी दो पार्ट्स है। पहला पार्ट इज कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करे। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन का किसकी वजह से किया? सो ग्रीन रेवोल्यूशन 48 की वजह से किया। व्हाइट रेवोल्यूशन किसकी वजह से किया? सर 48 की वजह से किया। मेरी बात समझ में आई? सर काउ स्लॉटर कभी कभी बैन किया जाता है, सर बहुत सारे लॉज है। ओके, सो देयर आर मेनी बैन्स। ओके, बिहार कंट्रोल ऑफ काउ स्लॉटर बैन पूरा किया गया। तो ये कहां से आ रहा है? सर ये आया 48 से। यहां पे क्या आया? स्टेट शैल मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इंप्रूव कैटल ब्रीड, prohibit the slaughter of cows, calves and other milch and draft cattle। ये कहां से आ रहा है? सर ये आ रहा है 48 में से। सो 47 के भी दो पार्ट्स है और 48 के भी दो पार्ट्स है। डोंट मिक्स अप, ठीक है? ध्यान से इनको पढ़ना और इस वीडियो को एक और बार 0.5x पे देखना। तो मैंने जो सिंपल फॉर्म किया हुआ है, सर 48A भी आया है। हाँ,
ए आया है तो कैसे आया होगा सर? ए आया है ना सर, पक्का अमेंडमेंट से आया होगा। और कौन सी अमेंडमेंट से आया है सर? ये आया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ये किससे डील कर रहा है सर? ये डील कर रहा है विथ एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब कहां से आ रहे हैं? इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन कौन दे रहा है सर? इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन दे रहा है 48A। ये क्या है? तो ऐसे थोड़ा, ऐसे तो हम भूलेंगे ही नहीं। भूलना नहीं है ना बेटा, यही तो बात है, भूलना नहीं है। सर 48 इंसर्टेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अगर तुम मेरे साथ हो और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, इधर उधर घूम नहीं रहे हो, तो तुमको अब तक रियलाइज हो गया होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से आया है 39A, 43A, 48A और एक ऑल्टरेशन जो कि थोड़ा बहुत क्लॉजेस चेंज किए हैं इन 39 छोटा f। सो 39A, 43A और 48A along with 39F will be attributed to 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। आर्टिकल 49 यहां पर जो कीवर्ड है वो है ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, हेरिटेज साइट्स। हमारे देश की धरोहर है, कल्चरल हेरिटेज है, कहीं वो खराब ना कर दी जाए, कहीं वो तोड़ ना दिया जाए, कहीं वहां स्मगलिंग ना हो जाए। इसके लिए हमने आर्टिकल 49 लिखा हुआ है और एक लॉ पास किया है। उस लॉ को बोलते हैं अमास्र एक्ट। क्या बोलते हैं उस लॉ को? बोलते हैं अमास्र एक्ट। अमास्र एक्ट इज एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। उसके पीछे है आर्टिकल 49। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड डैमेज, रिमूवल और एक्सपोर्ट। तो ऐसा ना हो जाए कि बेच खाए स्मगलर्स हमारा सामान को, तो हम वो होने नहीं देंगे। हमें अपनी कल्चरल हेरिटेज संभाल के रखनी है। 50 बहुत इजी है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द स्टेट शैल सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसी को क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं इसको सर? इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। और ये कहां से निकलता है? ये निकलता है आर्टिकल 50 से, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ पावर। और ये इतना जरूरी है सर कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। सो आर्टिकल 50 तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 50 कौन सा कंपोनेंट ऑफ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन देता है? तो बोल देना सेपरेशन ऑफ पावर। ये जो आर्टिकल 51 है, ये प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन है। एक बार खोल के देख लेना, एक बार 21 या 20 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके कंपोनेंट्स है, इसके कंपोनेंट्स यहां से पढ़ने से अच्छा मेरी तरफ पढ़ लो। ओके, सो इस कंपोनेंट को पढ़ो, यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो ऐसे पढ़ो। सो 51A, B, C, D एक्चुअली वो उसी में ही है, बट इसको ऐसे पढ़ लो। पहला है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नंबर 2, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन। नहीं आ रहा है तो इसको थंबनेल, इसको स्क्रीन को फ्रीज करो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे देश के ऊपर डीपीएसपी में यह डाला गया है कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करो तो अपने अपनी संधियों, ट्रीटी, पीस, सेटलमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, यूएनओ, इन सबके साथ अच्छा संबंध रखो, को एग्जिस्टेंस रखो। और अगर कोई दिक्कत आ जाए तो कोर्ट जाने से पहले आपसी बातचीत यानी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से करने की कोशिश करो, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। क्वेश्चन आया हुआ है
प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये हमारा डीपीएसपी है। कहां से निकला? आर्टिकल 51 में से निकला। आई होप मैं तुम्हें सारे के सारे समझा पाया। वी हैव कवर्ड 36 to 51। सो 36 से लेकर हमने आर्टिकल 51 तक कंप्लीट कर दिया है। आई होप तुम्हें सारे आर्टिकल्स आ गए हैं। इनको एग्जैक्टली एज इट इज लिखो, सारे कीवर्ड्स लिखो, और फिर हम मिलते हैं टू अ डेंजरस पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, जिसमें कि सब कुछ आएगा। पार्लियामेंट आएगा, पूरा यूनियन आएगा, और उसको पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत स्टैमिना की जरूरत पड़ेगी। सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस। मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, अनअकैडमी का बहुत ही सॉलिड ऑफर है, प्राइस हाइक होने वाला है, डोंट मिस दिस एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड सिडलाइफ। मुझे उम्मीद है तुमने इसको एंजॉय किया जितना कि मैंने एंजॉय किया तुम्हें ये पढ़ाते हुए। अगर तुम्हें पॉलिटी पढ़ने हैं तो यू डोंट हैव अ बेटर चॉइस देन मी। बात मान लो या फिर एडवर्टाइजमेंट समझ के रिजेक्ट कर दो, चॉइस तुम्हारी है। 3 अगस्त अपना कैलेंडर मार्क कर देना। 3 अगस्त से हम लोग नया पॉलिटी का कोर्स स्टार्ट करें, एंड वी आर गोइंग टू गो फुल ब्लास्ट फ्रॉम day 1. I hope you have enjoyed this. Let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.